सिद्धि है और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सिद्धि सर पे। आज यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 का 16 तारीख वाला फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर लेके आया हूं। बहुत से बच्चे जो भी हमारे यहाँ पढ़ रहे थे अभी ऑफलाइन क्लासेस में, सब लोग मैक्सिमम लोग 16 के फर्स्ट शिफ्ट में ही थे। सब ने कहा इसका पेपर डिस्कस कर दीजिए। तो आइए हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट जो 16 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट वाला है उसका पूरा पेपर हम लोग एक तरह से आंसर ही बता रहे हैं। ठीक है, कि बहुत लंबा वीडियो कोशिश करेंगे कि ना बने। ठीक है, तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक करके। देखिएगा पहले क्वेश्चन से। ठीक है, तो आइए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई। चलिए देखते जाइएगा। पहला क्वेश्चन जो है इसका आंसर होगा फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस की। आपको नाम याद होगा सुभाष चंद्र बोस का। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की और कब की थी पता है? जब कांग्रेस के ये अध्यक्ष थे और कांग्रेस के अध्यक्ष पद को इन्होंने त्यागपत्र देके ये चले गए थे कांग्रेस के अध्यक्ष पद से। तो उसके बाद पट्टाभी सीतारमैया जी बने, पट्टाभी सीतारमैया जी को ये हरा दिए थे। ठीक है, जो गांधी जी के उम्मीदवार थे। और फिर ये सुभाष चंद्र बोस को बहुत सपोर्ट नहीं मिल रहा था, इस कारण इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। और उसके बाद इन्होंने एक नया संगठन एक तरह से कह सकते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे का मुख्य कारण क्या था। सीधी सी बात है, खिलाफत मूवमेंट। दो भाई का नाम याद होगा, शौकत अली और मोहम्मद अली। ठीक है सर, क्लास का सीधा सीधा क्वेश्चन छप के आ रहा है। ठीक है, तो ये सब हमारा हिंदू और मुसलमानों के बीच अधिक एकता, इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, डी वाला ये हम लगाए थे, अभी आंसर लगा के ही लाए हैं। ठीक है, तो अब देखिए विश्व के कुल कितने काल क्षेत्र, कितने टाइम जोन, एकदम क्लास का है ये। ठीक है, जिस बच्चे का ये पेपर दिया उसने 12 लगाया था, उसका गलत है ये। इसका आंसर हो जाएगा 24, ये 24 वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्न में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। सीधी सी बात है, जन्म मृत्यु और प्रवेशन तो होता ही है, तो रुग्णता इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, रुग्णता। ठीक है, मॉर्बिडिटी जो कहते हैं, मॉर्बिडिटी रुग्णता को अंग्रेजी में कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए, लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी हो सकती है। देखिए इसको तो कोई ऐसे भी लगा सकता है, लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी हो सकती है। तो एकदम से कावरत्ती इसका आंसर था। ठीक है, तो ये चीज़ें थी, इसका आंसर क्या हो जाता है? कावरत्ती। उसके बाद अगला आ सकता था, अगला क्वेश्चन हमारा था क्वेश्चन नंबर 7, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में अंतर आता है। देखिए ये एकदम बेसिक आईक्यू वाला क्वेश्चन है। देखिए तो मरुस्थल की बात करें तो मरुस्थल में क्या होता है? बालू, वही बालू है, तो वहाँ पर सैंडी सैंड है। तो दिन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगी, रात को बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बालू बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म होता है, बहुत जल्दी ठंडा होता है। इसका आंसर सीधा सीधा क्या हो जाता है? थार मरुस्थल हो जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से किसमें व्यक्ति और व्यक्ति के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल होते हैं। सीधी सी बात है, जब व्यक्ति खुद का करे या कोई एक समूह बना के करे, ये क्या हो जाएगा? निजी क्षेत्र, मतलब प्राइवेट सेक्टर। ऑप्शन डी हो जाता है आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। उस जंगल का नाम बताएं जिसको पृथ्वी ग्रह का फेफड़े के रूप में नाम से जाना जाता है। सीधी सीधी बात है, साफ साफ क्लास में बताया था, अमेज़न वर्षावन। इसका आंसर 9 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आइए। स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की थी। एकदम साफ छप के आ रहा है, इसमें हर पंचवर्षीय योजना को बताया था। और इसमें हमने कहा था कि चौथी पंचवर्षीय योजना, 4th जो था 5 ईयर प्लान, उसमें क्या था? तो उसमें यह कहा गया था कि मतलब स्टेबिलिटी के साथ हम लोग डेवलपमेंट की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो ये करा लिया था। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 किधर है भाई? क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चला जाए। क्वेश्चन नंबर 11, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? 1991 की न्यू कह सकते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म। अब इसमें आपको अगर याद हो तो हमने बार बार बताया था LPG रिफॉर्म। ठीक है, L मतलब लिबरलाइजेशन, P मतलब प्राइवेटाइजेशन, G मतलब ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ दो बात कही, उदारीकरण और निजीकरण। मतलब लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की बात करी गई थी, इसका सीधा सीधा इफेक्ट किस पे पड़ा था? ग्लोबलाइजेशन में, वैश्वीकरण। आंसर हो जाता बी। ठीक है, तो ये तो एकदम छप के आ रहा है क्लास वाला चीज़। ठीक है, तो एक एक बात पढ़ाया क्लास में। अब देखिए भारत में हरित क्रांति के जनक कौन नहीं जानता है? MS स्वामीनाथन जी को। अच्छा, इसी में अगर वर्ल्ड वाला आ जाता तो आप क्या लगाते? वर्ल्ड वाले का अगर आ जाता तो वहीं पे इसका आंसर करता। विश्व में अगर पूछता तो नॉर्मन बरलॉग हो जाते। और भारत में अगर पूछा जाए तो MS स्वामीनाथन है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आते हैं जल्दी से।
निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंक के राष्ट्रीयकरण की शर्तें निर्धारित की थी? देखिए ये कोई बच्चा ऐसे भी कर सकता था, आपको अगर याद हो 1969 वाला, ठीक है, नेशनलाइजेशन, फेज ऑफ नेशनलाइजेशन 1969, अगर वो याद हो तो 69 था तो 70 लिखा हुआ है तो 70 ना होगा इसका आंसर। तो ये तो सीधे था बैंकिंग कंपनियां अधिनियम 1970, ये इसका आंसर होता है डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। भारत की, देखिए ये सब क्या क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 क्या है, तो सीधा लगातार पेपर में हमेशा रहता है कि आर्टिकल 19 का वायलेशन, आर्टिकल 19, तो तुरंत लिख लगा सकते थे, वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, जिसको कहते हैं हम लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच ना। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं जल्दी से। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका, देखिए ये सब क्लास में एकदम से कराया हुआ क्वेश्चन है, सेम टू सेम डिट्टो। इसका आंसर लेजिस्लेचर मतलब कि विधानमंडल, ऑप्शन डी। 16, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? विशेषता नहीं है, तो चलिए, तो देखिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मतलब 18+ वाले वोट करेंगे, ये तो है ही। एकल नागरिकता है ही इंडिया का, ठीक है। उसके बाद लिखित और विस्तृत संविधान है ही, तो मतलब बच क्या गया? द्विस्तरीय सरकार। क्या अब देखिए जनरली सरकार तो ठीक है, केंद्र राज्य आप कह सकते हैं द्विस्तरीय होते हैं, लेकिन बलवंत राय मेहता समिति की अगर आपको याद हो तो उसमें क्या क्या पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। तो हम एक तरीके से देखें तो अगर पंचायती राज को ले ले तो त्रिस्तरीय हो जाएगी ना, तो इसलिए इसका ऑप्शन यही होगा सी। 17 नंबर, भारतीय संविधान में डीपीएसपी एकदम छपा है, कहाँ से? आयरलैंड से। ये कोई तैयारी के इनिशियल फेज वाला बच्चा भी बता सकता है कि डीपीएसपी कहाँ से आता है? आयरलैंड से आता है। ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं, जल्दी से आइए 18 की तरफ। निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो अब बताइए, पानी से भाप का बनना, ये भौतिक परिवर्तन है कि नहीं है? ठीक है, फिजिकल चेंज है कि नहीं है, कि वाटर लिक्विड फॉर्म में है उससे वेपर में चला गया, तो ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चले। पायरिया कहाँ होता है? मसूर में होता है। अब देखिए इसी में प्रॉब्लम कब होती है, तो साफ साफ दिख रहा है, यही लिख देता, दांत लिख देता और मसूरा लिख देता तो फिर दिक्कत होती, तो यहाँ तो ऑप्शन मसूरा हो जाएगा। आगे की तरफ पढ़े। फ्लोएम एक उत्तक है जो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? जाइलम फ्लोएम, बार बार बताया पौधों में है जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। जाइलम क्या करता है? रूट टू लीफ, मतलब पौधे के जड़ से, रूट से पानी और खनिज लवण को कहाँ तक ले जाता है? तो पत्तियों तक ले जाता है, और फ्लोएम बना हुआ खाना पूरे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता है, पूरे पौधे में डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसका ऑप्शन होता है डी मतलब पौधा, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आइए। 21 भारत में पंचायतीय राज व्यवस्था में कितने स्तर होते हैं? तीन स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं, ठीक है, 3 स्तर होते हैं। और उसके बाद आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्या है भाई? 1 हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? ये तो साफ साफ है 746 वाट, एकदम सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आए। देखिए मैथ आ गया, अब आइए मैथ आ गया, कई लेख की प्रॉब्लम चालू हो गई। देखिए मैथ क्या है, तो इसमें क्या होगा भाई? ए क्यूब, अब देखिए 6.73 का क्यूब माइनस 4.38 का क्यूब, तो ये क्या बन गया? ए क्यूब माइनस बी क्यू बना कि नहीं बना? और नीचे देखेंगे तो यही है क्या? ए स्क्वायर बना है, मतलब 6.73 का स्क्वायर, प्लस ए बी बना है, मतलब 6.73 इंटू 4.38 प्लस बी का स्क्वायर बना है, बी मतलब 4.38 का स्क्वायर। तो देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है? अब बताइए ये नीचे वाला ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा पूरा, तो बचा क्या? ए माइनस बी। इसका आंसर क्या हो जाता है? तो ए माइनस बी होता है। ए माइनस बी मतलब 6.73 ए माइनस बी भी क्या होता है? 6.73 4.38, और इसको जब सॉल्व करेंगे डिफरेंस लेंगे तो 2.35 आपका आंसर आ जाएगा, एकदम छप के आंसर डी। 19 का कितना प्रतिशत 7%? ये तो भाई ये सब तो हलवा है, इसका 40% हो जाएगा, ठीक है। अब 60 और 80 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का योग, तो जितने अभाज्य संख्या बन रहे हैं उसको लिख लीजिए। जैसे 60 के बाद कौन बन रहा है? 61 बन रहा है, तो 61 ले लीजिए,
फिर कौन बन रहा है भाई, 61, 63 है नहीं, 64 है नहीं, 65 है नहीं, 66 नहीं, 67 बनेगा, ले लीजिए। फिर 69 बनेगा, नहीं 69 नहीं बनेगा, 61, 67, 69 नहीं बनेगा तो इसको हटा देते हैं। प्लस 71 बन जाएगा, ठीक है, प्लस 73 बन जाएगा, प्लस 79 बन जाएगा। सबको ऐड कर लीजिए और कितने बन गए, 5 से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। तो इसका आंसर हमारा होता है 70.2। ये तो सीधा सीधा था। अब देखिए ये वाला हमने आपको वर्गमूल निकालना सिखाया है, तो वर्गमूल से हो जाता है कि इसे वाला याद है, ये इसे लिखते थे, यहाँ लिख लेते 12.0409। अब यहाँ हम दो का पेयर बनाते थे, ऐसे, ठीक है। 12 है तो हम 3 से लेंगे, 3 करके 6 यहाँ आएगा, यहाँ 3 3 9, ठीक है। अब यहाँ फिर 3 बचेगा, फिर नीचे लाएंगे, इस प्रकार से आप सॉल्व कर लेते हैं। और इसका आंसर आपका आ जाएगा 2.35। सॉल्व करने के बाद इधर भी निकाल लेंगे, इधर का निकाल के दोनों का माइनस लेंगे, 2.35 आंसर आएगा, ठीक है। तो ये सीधी थी। 27 की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एसिड कार की बैटरी में प्रयोग की जाती है? कार की बैटरी में कौन लेते हैं? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन ए। 27 नंबर हो गया। 28 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? अरे इसमें कुछ नहीं करना था, सबका बेस 80 कर लेते। 63/80 है ये देखिए, इसको 2 से गुना कर लेते तो ये क्या होता है, 62/80 हो जाता है। इसको अगर करते तो क्या होता है, 62/80, ठीक है। इसको करेंगे 7/8 है तो इसको करेंगे 70/80 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 70/80 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 65/80 हो जाएगा। बस अब देख लीजिए कौन सबसे बड़ा है, 70/80 सबसे बड़ा है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। इस सब में कोई दिक्कत है क्या? 28 ऐसे ही हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। 29 इधर होगा, हाँ 29 हिंदी आ गया। लो बाछे खिल गई। पहला, खाक में मिलना मतलब सब कुछ नष्ट हो जाना, ये तो सीधा सीधा है भाई। अनिल, हाँ अनिल लेके, तो अनिल का सीधा सीधा हम सब जानते हैं पवन होगा। अब कई लोग इसमें आग वाग लगाए होंगे तो गलत हो जाएगा। आग लगेंगे तो अपने फिर जल के भस्म होंगे, इसका आंसर हो जाएगा पवन। गुप्त का विलोम क्या होगा? अब देखिए गुप्त मतलब छुपा हुआ टाइप का लग रहा है, तो इसका हो जाएगा प्रकट, सीधा सीधा है। सद्भावना क्या होगा? सत प्लस भावना कराया है, सत प्लस भावना एकदम कराया है क्लास में, सत प्लस भावना। अब अगला है श्वेत और स्वेद। अब देखिए इसमें भाई क्या दिक्कत है, श्वेत तो मतलब सफेद और स्वेद मतलब पसीना। अब इसमें ऑर्डर मेंटेन रखेंगे, जिस ऑर्डर में क्वेश्चन उसी ऑर्डर में आंसर। तो श्वेत मतलब सफेद और स्वेद मतलब पसीना, ये हो जाता है बी ऑप्शन, स्वेद और पसीना। अब देखिए अब यहाँ अंग्रेजी आ गया, पसीने छूटने चालू हो गए। तो देखिए अंग्रेजी में हमेशा हमने पढ़ाते वक्त आपको बताया था कि आप सीधे क्वेश्चन नहीं देखेंगे, सीधे पैसेज नहीं पढ़ेंगे, अपने आंसर पे आ जाएंगे। आंसर पे कैसे आ जाएंगे, क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे। सबसे पहले देख लीजिए, अब इस पैसेज को पढ़िएगा तो देखिए इसमें लिखा एलिजाबेथ वाज सफरिंग फ्रॉम, और एलिजाबेथ न्यू नाइबर लिव्ड। अब इस पैसेज पे आते हैं और फिर थोड़ा सा आपको आइडिया देते हैं क्या कर रहे हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि फॉर द पास्ट वीक एलिजाबेथ would come home from work and discovered that her apartment smelled like cigarette smoke. She did not know where the smell was coming from. Elizabeth didn't smoke. No one else had the key to her apartment to smoke inside while she was at work. The smell of smoke especially bothered her because she had अस्थमा। तो हो गया, यहाँ आंसर पहला आ गया। उसमें पूछा कौन सी बीमारी थी एलिजाबेथ को, अस्थमा था, पहला आंसर लग जाएगा यहाँ से। तो इसीलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर हमें दिमाग में रहेगा क्या पूछा गया, फिर पढ़ते वक्त हमें आंसर लग जाएगा। पहले का आंसर अस्थमा। फिर देखिए वन डे एलिजाबेथ स्टेड होम फ्रॉम द वर्क बिकॉज शी हैज एक्सपेक्टिंग अ पैकेज। व्हेन शी वोक अप दैट मॉर्निंग द अपार्टमेंट स्मेल्ड फाइन। At 1 in the afternoon, Elizabeth went into the kitchen to make a sandwich for lunch. That was when she noticed the smell of cigarette smoke. She called the building superintendent. By the time he arrived at Elizabeth's apartment, the superintendent जब आया था, the whole place smelled like cigarette smoke. The superintendent told Elizabeth that he was pretty sure the smoke was pretty sure मतलब एकदम से श्योर है वो ना, pretty sure। जो वर्ड हमें लग रहा है वो हम उसका हम हिंदी बोल दे रहे हैं, ठीक है। सुपरिटेंडेंट टोल्ड एलिजाबेथ दैट ही वाज प्रीटी श्योर दैट स्मोक वाज कमिंग अप
थ्रू द विंड फ्रॉम हर न्यू डाउन स्टेयर्स नाइबर। आ गया आंसर नाइबर, इसमें क्या लिखेंगे, डाउन स्टेयर्स नाइबर। बस आप क्वेश्चन पे आते, इतने से काम अपना हो गया, जो कि दोनों क्वेश्चन पूछा गया। एलिजाबेथ न्यू नाइबर लिव्ड द डाउन स्टेयर्स, ये हो जाता। पहले में बीमारी भी पूछी गई थी, अस्थमा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखिए 3 का इससे कोई मतलब नहीं है। इसमें लिखा है कि गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूएंट फॉर द फॉलोइंग, वन हु सेल्स आर्टिकल एट पब्लिक सेल्स। देखिए वन हु सेल्स आर्टिकल एट पब्लिक सेल, इसको हम लोग कहते हैं ऑक्शनर कहते हैं, ऑक्शनर, AUCTIONER, इसका आंसर हो जाएगा EER, ऑक्शनर। ए वाला ऑप्शन होगा। आज कई लोग ये देखिए, ये बच्चा जैसे यही है जिसका ये पेपर है, ऑक्शनर लगा दिया है, ये गलत है, ये स्पेलिंग के चक्कर में गलती कर लिया, नहीं तो इसका 1 नंबर का नुकसान हो गया। ठीक है, 1.25 का नुकसान हो गया। 1 नंबर तो आना था और 0.25 माइनस होगा, ऑक्शनीर हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं ऑक्शनर, ये मतलब NEER होगा। अब ये चूज द करेक्ट सिनोनिम्स। एग्जाइल, अरे एग्जाइल जैसे आपको याद होगा, हमने हुमायूं के लिए बोला था, हुमायूं एग्जाइल में चला जाता है जब उसका गद्दी शेरशाह सूरी ने ले लिया। तो इसका एग्जाइल का क्या हो जाएगा ऑप्शन, इसका हो जाएगा बेनिसमेंट, ये हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। मॉर्न दुखी टाइप का होता है, हाँ दुखी होगा। द एग्जाइल का साइनोनिम मतलब एकदम समान अर्थ वाला बेनिसमेंट है, और एंटोनिम तो उल्टा, मॉर्न मतलब दुखी होता है, जॉय, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, जॉय हो जाएगा, मतलब खूब खुश रहेंगे आप। ठीक है, भगवान करे आप खूब खुश रहें। 39 की तरफ आते हैं। 39, अच्छा यहाँ पर देखें, दोनों कथने पढ़ें और तय करें कि निम्नलिखित में कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच सही संबंध को दर्शाता है। पर ऑप्शन पढ़ते हैं, मतलब ये जानते, एक आप लोग पढ़े होंगे एसर्शन रीजन, वही है ये। ठीक है, कारण प्रभाव। पहला लिखा है, पुलिस प्रशासन ने हाल में ही शहर में सुबह में चौकसी बढ़ा दी। अब बताइए, पुलिस अपने मन से चौकसी को बढ़ाएगा नहीं, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा इसलिए चौकसी बढ़ाएगा, मतलब ये भी एक कारण है कि कुछ हुआ है इसलिए पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी। और चौकसी बढ़ाने से क्या हुआ, शहर में छोटे मोटे अपराध की घटनाओं में काफी कमी आई। तो दोनों क्या है, कारण है, दोनों प्रभाव है, सॉरी। ठीक है, तो दोनों कथन वन और दोनों क्या है, प्रभाव है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। एक भी कारण है, सॉरी एक भी प्रभाव है, कुछ हुआ होगा जिसके कारण पुलिस चौकसी में आई, और पुलिस के चौकसी के कारण क्या हुआ, अब छोटी मोटी घटनाएं कम हो गई। इसका ऑप्शन ये हो जाता कि दोनों कथन 1 एवं 2 किसी सामान्य कारण के क्या है, प्रभाव है। यहाँ हो गया हमारा, आगे बढ़ा जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसी को इंग्लिश में ट्रांसलेशन है दिया हुआ, आगे बढ़ते हैं। हाँ यहाँ पे आ जाइए। 6:10 पे घड़ी की सुई की और मिनट की सुई के बीच में कोण ज्ञात करिए। देखिए ये ना, हम जो रूल बताए थे, जो आपको फॉर्मूला उससे हो सकता था, लेकिन हम अभी आपको बिना किसी रूल के करके दिखाएंगे। एक सामान्य बच्चा इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेगा। तो आइए बताइए, ये मेरा घड़ी है, ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है और ये 9 है। 6:10, मतलब ये थोड़ी सी कुछ ऐसी रही होगी, ये हो कि यहाँ पे ये वाला एंगल हमको पता करना। अच्छा एक बताइए, अगर ये 6:15 हो जाए, 6:15 हो जाए तो करीब 90 का बनेगा एंगल, क्योंकि 6:15 कुछ ऐसा बनेगा, 6:15 90 डिग्री, तो 90 से तो ज़्यादा होगा ये। अच्छा अब बताइए, 6:10 मतलब कि यहाँ पर 2 पे ये होगा, ये 2 पे होगा, 2 पे होगा, ठीक है। अच्छा अब ये बताइए, 3 से 2, 2 से 3 के बीच में कितने वो हैं लाइन होंगे, मतलब 5 मिनट का अंतर है, 10 से 15, ठीक है। तो 5 मिनट, और हमको पता है कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। क्यों? क्योंकि 360 डिग्री पूरा एक चक्कर में, और 60 मिनट एक चक्कर में, मतलब 6 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो 5 मिनट इधर है, तो 5 मतलब 5 के 30 हो गया, तो 90 + 30 120 हुआ, मतलब 120 से। अब लेकिन ये बात बताइए, जब 6:10 होगा तो 6 वाला पे एग्जैक्टली नहीं रहेगा, ये भी थोड़ा सा आगे खिसक जाएगा, घंटा वाला सुई भी थोड़ा आगे चला जाएगा, तो मतलब 120 से थोड़ा ज़्यादा, और 120 से जस्ट आगे वाला नंबर कौन है, 125। इसका आंसर क्या होना चाहिए, 125। ये एक सिंपल, बाकी 11m वाला जो फॉर्मूला है उससे आप कर सकते थे, ठीक है, लेकिन हम 125 ये थोड़ा सा सोच के हम बताएं। अब देखिए ये एकदम आसान, एकदम छप के क्वेश्चन आ रहा है। देखिए इसमें कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग वाले में क्या पूछा है, इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सीधा सीधा कहा गया है कि A को 26 के रूप में कोडित किया जाता है, B को 25, C को 24, मतलब सीधा करें उल्टा,
अगर हम ABCD में जो नंबरिंग आप करते हैं तो A को 1, B को 2 ऐसे करते करते Z को 26 तक देते हैं। इसका उल्टा रूप देखिए, A को 26 दे रहे हैं तो B को 25 देंगे, C को 24 देंगे। उसी प्रकार से Z को अगर आपको कोड देना होगा तो कितना देंगे Z को, तो Z को आप कोड देंगे 1, है ना। तो इसके अनुसार मोबाइल का कोड क्या होगा, तो बताइए। मोबाइल जो होता है तो मोबाइल में M वर्ड जो होगा, M होगा 14वें स्थान पे। M कितने स्थान पे होगा, 14वें स्थान पे। मतलब हमारा ऑप्शन 14 से शुरू होना चाहिए, 14 से। तो अब देखिए ये तो साफ साफ दिख रहा है, इसमें 14 है ही नहीं, इसमें 14 है ही नहीं शुरू में, 18 15 है, इसमें 12 है। इसका मतलब आंसर हमारा कौन सा होगा, A होगा। मतलब 141225181522 मोबाइल का यही हो जाएगा, है कि नहीं। एकदम आसान क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग का था। अन्नामलाई, देखिए अन्नामलाई कोई भी सुनते हुए केरल का नाम याद आएगा। अन्नामलाई रिल टेल नामक डेमजल फ्लाई की एक नई प्रजाति का खोज कहाँ हुआ था, अन्नामलाई मतलब केरल, केरल, ठीक है। अब ये देखिए, ये बहुत ही आसान है। गोपी ने विवेक से कहा वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का पति है। अब देखिए गोपी कह रही है कि जो व्यक्ति है वह मेरी माँ, तो मतलब मदर यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ मदर है। मेरी माँ के भाई, माँ का भाई मतलब यहाँ माँ के पैरेलल चलेगा भाई, ब्रदर। भाई के पिता, भाई का पिता, भाई का फादर, ये भाई का फादर ऊपर ले लिए, ठीक है। तो पिता है। अब बताइए ये गोपी है, ये गोपी नाम की लड़की है, गोपी की माँ है, ये माँ का भाई मतलब गोपी का मामा, मामा के पिता मतलब गोपी के कौन हो गए, ये नाना, गोपी के कौन हो गए, नाना। इसका आंसर क्या आ जाएगा, नाना। मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, विषम को चुनिए, एकदम आसान। 3 13 17 मतलब 3 13 हो रहा है 3 13 17 23 33 67 कौन सा ऑप्शन होगा। अब साफ साफ हमको दिख रहा है 3 प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, 13 अभाज्य संख्या, 17 अभाज्य संख्या, 23 अभाज्य संख्या, 67 अभाज्य संख्या, 33 एक भाज्य संख्या है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा 33 ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। 45 नंबर की तरफ आइए। जागृति निम्नलिखित में किस क्षेत्र से संबंधित है। सबने अभी इतना चल रहा था जागृति जागृति, उपभोक्ता जागरूकता से, जागो ग्राहक जागो वाला, उपभोक्ता जागरूकता से रिलेटेड है। ऑप्शन सी, ये बच्चा जिसका आइकर लगा के आया है नालायक। हाँ, क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ आते हैं। महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नाम, अगर आप थोड़ा सा न्यूज़ को एनालाइज करते तो आपको पता होगा जिस दिन उद्धव जी जो महाराष्ट्र के सीएम थे, वो उनका लास्ट दिन था जब कार्यकाल का, उन्होंने 4 जगहों का नाम चेंज किया था, ठीक है। तो उसमें से उन्होंने औरंगाबाद का नया नाम रखा था संभाजीनगर, इसका ऑप्शन डी हो जाता है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया था। सीधी सीधी बात है, यूके को छप के क्वेश्चन आया है। अगर आप मेरा रेगुलर का करंट अफेयर फॉलो करते थे, ठीक है, तो उसमें जरूर आपसे करंट अफेयर का एक क्वेश्चन नहीं गलत होगा। यूके इसका आंसर होता है, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। आईएनएस एकदम सेम कराया है क्वेश्चन, आईएनएस मतलब सेम मतलब यही क्वेश्चन लिख के नहीं, आईएनएस कराया है क्लास में, ठीक है। आईएनएस ये सीधा सीधा सूडान के साथ हुआ था, समुद्री साझा, सूडान ऑप्शन हो जाता है। ये सब देखिए, ये सब क्वेश्चन जो लगातार करंट अफेयर फॉलो किए होंगे तो उनको कुछ करना ही नहीं था, ऐसे छप के आता। हिमाचल प्रदेश का 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास, अब बताइए इसके लिए साफ क्या रखते हैं, अमेरिका जब आपके साथ है तब वज्र की तरह मजबूत हो जाएंगे, मतलब कि ऑप्शन कौन सा छपेगा, ए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका एकदम वज्र के समान मजबूत हो जाएंगे, तो मतलब इसीलिए वज्र प्रहार मतलब भारत अमेरिका, ठीक है। अब ये 49 हो गया, 50 की तरफ चलते हैं कि लेकिन निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ी के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए आईओए के साथ, एकदम से क्वेश्चन बताया है, रिलायंस ने, ठीक है। इसका ऑप्शन कौन है, रिलायंस ने, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। टाटा पावर सोलर, अब देखिए टाटा पावर आपको याद है कहाँ पे शुरू हुआ था, केरला में, और ये शायद हमें जहाँ तक याद है पानी में तैरती हुई, ये मतलब तैरती हुई है, ठीक है, तैरती हुई, फ्लोटिंग लिखा तो है, तैरती सौर ऊर्जा परियोजना केरला में, इसका ऑप्शन हो जाएगा केरला। और ये चीज़ें हो गई हमारी, 51 तक हो गए। 51, 52 की तरफ चलते हैं। 52 कहाँ है भाई, ये
विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज, हिंदी में करते हैं ना, हिंदी में सबने कहा है करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी है? अरे कितनी बार कराया है। भारत के जो तटीय देश हैं, मतलब जो भारत तटीय देश वही कह रहे हैं, भारत से सीमा साझा करने वाले देश हैं। अब तो बांग्लादेश सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। हो गया। अब 53 नंबर इजराइल की, अब जेरूसलम सबसे मतलब कह सकते हैं कि धार्मिक स्थल, बढ़िया स्थल, तो इजराइल की राजधानी कौन सी है? तो जेरूसलम। इसका ऑप्शन क्या होता है? जेरूसलम। ये सब तो सीधा एकदम आसान क्वेश्चन आया है। डाक कर्मयोगी, अब देखिए ये कोई IQ से कर सकता था कि लगभग डाक सेवकों के लिए तो डाक कर्मयोगी चलेगा, लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि के लिए किया गया था। 54 हो गया। 55 जुलाई 2022 में कॉफ़ी बोर्ड ने कॉफ़ी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों की विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? इसरो के साथ। ठीक है, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो के साथ किया। ऑप्शन सी, एकदम आसान। क्वेश्चन नंबर 56 किस दिन को भारतीय, ये तो सबको याद होगा, 8 अक्टूबर। ठीक है, अक्टूबर। अभी मतलब ये तो ऐसे भी लगा सकते हैं, अक्टूबर चल रहा है कि ज़्यादातर परीक्षाओं में प्रश्न ऐसे ही दिए जाते हैं, जो मंथ में एग्जाम हो रहा है उसी मंथ का ऑप्शन रहता है। ठीक है, तो ये तो मतलब थोड़ा सा एग्जाम देते हैं IQ से कर सकते थे। 8 अक्टूबर इसका आंसर होता है। विश्व भारतीय वायुसेना दिवस। ठीक है, निम्नलिखित में किसे भारत का स्कॉटलैंड का, कुर्ग को कहा जाता है भारत का स्कॉटलैंड। ठीक है, हाँ। आगे हम देखते हैं डैश कला मथुरा में। ये देखिए अभी ये PCS वाले में भी आया था, सांझी कला, ये PCS में भी पूछा गया था। सांझी मतलब आर्ट एंड कल्चर इंपॉर्टेंट हो जाता है, सांझी हो जाएगा। निम्नलिखित में 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य, ये तो सबसे तेलंगाना, सब जानते हैं तेलंगाना। ठीक है, तो 59 हो गया। अच्छा, किस राज्य में विधान परिषद है? अरे ये तो एकदम पता है सबको, कर्नाटका, क्योंकि देखिए गुजरात में है नहीं, उड़ीसा में है नहीं, झारखंड में है नहीं, कर्नाटक इसका ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं था। 60 तक अपना निकल लिया। आगे की तरफ पढ़ा जाए। 61 किधर है? वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित गैस को, अब बताइए ग्रीन हाउस गैस आ गया तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखिए ग्रीन हाउस गैस पराबैंगनी किरणों को, पृथ्वी से निकलने वाली कौन सी किरण? पराबैंगनी सॉरी, हिंदी वर्जन, तो इंग्लिश देखना पड़ेगा तब समझ में आएगा हमें। हाँ ठीक है। अच्छा ये देखिए, अब अगर आपको याद हो तो देखिए ये अर्थ है, इधर से आपने 12 पढ़ा है ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट आपका ऊपर से आ रहा है, अल्ट्रावायलेट ऊपर से आ रहा है, ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट, ये वर्ड तो सुना ही है बार, तो मतलब अल्ट्रावायलेट ऊपर से आ जाए, नीचे से क्या जाएगा? इंफ्रारेड, IR मतलब सी ऑप्शन। अब सी ऑप्शन हिंदी में देख लेते हैं क्या है, सी ऑप्शन लगेगा। सी मतलब अवरक्त किरणें। ठीक है, अवरक्त किरणें इसका आंसर हो जाएगा। मतलब पराबैंगनी ऊपर से आ रही है, अवरक्त नीचे से जाएगी। ठीक है, ये बोला है। 62 वॉलीबॉल, अपना पड़ोसी नेपाल, वॉलीबॉल मतलब नेपाल, वहाँ का राष्ट्रीय खेल है। 63 निम्नलिखित में से ये कौन नहीं जानता कि गांधी जी की बुक है कि द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विथ ट्रुथ, महात्मा गांधी। ऑप्शन एकदम छप के आ रहा है क्वेश्चन, महात्मा गांधी। चलिए 63 की तरफ चलते हैं। 64 चलिए हिंदी में आगे, एकदम मस्त पैराग्राफ पूछा है, इसको एकदम पढ़ के, लेकिन या ये इसमें जो क्वेश्चंस है हम दो क्वेश्चन के कह सकते हैं, ये आयोग पे डिपेंड करेगा, आयोग इसका क्या ऑप्शन रखता है। ठीक है, ऐसे हम इस क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले यहाँ पर हम पैराग्राफ की तरफ चलेंगे। हिंदी है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर मेनली मुख्य बातें क्या कही है, मादकता को लेकर कहा गया है। मादक पदार्थ जो है जिसका प्रयोग आजकल युवा खूब प्रमुखता से कर रहे हैं, और इसमें जो यहाँ पर देखिए वर्ड जो हम दिखा रहे हैं उसको देखिए, अपना बुद्धि नहीं लगाना रहता है। जब भी पैसेज में जो बात लिखा है उसी के अनुसार आंसर दीजिए, अपना बोल बच्चन ज़्यादा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आइए, कई बार फैशन के खातिर दोस्तों के उकसावे पर, मतलब दोस्त का दिखाया पैसे में क्या फोकस किया है, दोस्त यारी बहकाते हैं। ठीक है, हाँ दोस्त यारी बहकाते हैं, ऐसा समझ रहे हैं। स्कूल कॉलेज के आसपास गलत संगतियाँ दोस्त के साथ, फिर यहाँ पर दोस्त वर्ड आया है,
ठीक है, मतलब प्रॉब्लम का जड़ दोस्त को समझ रहे हैं लोग। ठीक है, ऐसे मादक पदार्थों का सेवन करते हैं। ठीक है, तो वो लती बना देते हैं, इसका वो चोरी करने लगते हैं, माँ बाप द्वारा दिया गया जेब खर्च कम पड़ने लगता है उस पर, फिर नशे का उपयोग कर, फिर इस जाने वाली सुई HIV के कारण बनती है, ये सब एड्स का कारण ले लेती है, ये सब बता रहा है। ठीक है, इसके कारण बच्चों में जो होता है हिंसक, अनुशासनहीन, झगड़ालू हो जाते हैं। ठीक है, अब आपको एकदम एक एक वर्ड पढ़ना है, हम बस मोटा मोटा ऊपर पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, आप एग्जाम दे रहे होंगे तो परीक्षा में बैठ के तो आपको एकदम एक एक वर्ड पढ़ना है पैसेज का। मेरे जैसे मत हीरोगिरी करिएगा कि एक एक वर्ड पढ़ लिया ऊपर ऊपर, गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको वर्ड वर्ड पढ़ना है। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज की युवा पीढ़ी में मादक पदार्थों का उपयोग की लत पड़ रही है। दिए गए कारणों में से इस लत का कारण उचित नहीं लगता। ठीक है, पहला देखिए, नशा करने वाले साथी। अब ऊपर बार बार बोला है, दोस्त को तो माना ही लोगों ने, तो ये ऑप्शन नहीं लग सकता है। स्कूल कॉलेज के आसपास में, ये भी कट जाएगा। यदा कदा 5 सुपारी के सेवन, अरे यार शुरू तो यहीं से होता है ना, थोड़ा थोड़ा शुरू किया बस वही बढ़ गया। ठीक है, शुरू में 1 सुपारी खाए, बाद पान खाए, फिर कुछ खाने लगे, तो इसका मतलब हमें लगता है। अब देखिए, परिवार का धनी होना, तो ये तो हमें नहीं लगता है मेरे भाई, और हम ये नहीं, अपना एक्सपीरियंस नहीं बता रहे हैं यहाँ पर पैसेज के अनुसार, इस पर कोई चर्चा नहीं किया है। ठीक है, तो सिर्फ इतना एक जगह बताया कि जेब खर्च कम पड़ने लगता है, इसीलिए हमारे अनुसार सी ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, मेरे अनुसार क्या, अब देखिए आयोग क्या इसका ऑप्शन मानता है। देखिए 90% चांस है इसी को मानेगा। अच्छा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी दृष्टि में मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बच्चों में सबसे ज़्यादा कौन दोषी है? तो ऑफकोर्स अब अपने मन से मत करिएगा कि माँ बाप दोषी है, माँ बाप ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो आपको नहीं करना है। पैसेज में क्या दिया है? दोस्त, बच्चों के मित्र, बार बार चर्चा किया था, बच्चों के मित्र, यार दोस्ती गड़बड़ कर रहे हैं, बच्चों के मित्र हो जाएंगे। भारत के अनेक राज्यों में युवा वर्ग में इन नशीली वस्तुओं के प्रयोग, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या समझ रहे हैं, राज्यों में युवा वर्ग। ठीक है, तो पारिवारिक बातें नहीं हो रही है, राज्य में थोड़ा सा उस लेवल पे बात हो रही है। ठीक है, अब देखिए स्कूल कॉलेज के आसपास स्मैक सप्लाई होती है और पुलिस कुछ नहीं कर रही है, तो देखिए पुलिस से रिलेटेड थोड़ी सी ये बातें इसमें बहुत हमें जज नहीं रही है कि ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, माँ बाप ध्यान नहीं देते, देखिए यहाँ घरेलू राज्य में कह रहा है, तो फिर हम लोग इस ऑप्शन को हटाएंगे। ऊंची फीस वसूल, ये भी सही नहीं लग रहा है। ठीक है, राज्य सरकारें, हमें जहाँ तक लग रहा है ये सही है, राज्य सरकार अपने राज्य में नस्ली, क्योंकि देखिए अगर राज्य में बिकेगा तब तो खरीदेंगे, बिकेगा ही नहीं तो खरीदेंगे कहाँ से? ठीक है, जो भी बच्चे हैं, तो इसीलिए राज्य में नशीली वस्तुओं का उत्पादन और प्रयोग, इसका ऑप्शन डी हो जाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ जल्दी से चलते हैं। मादक द्रव्यों की लत पड़ने के बाद युवाओं में कौन सी प्रमुखता दिखाई देती है? प्रवृत्ति प्रमुखता दिखाई देती है। अनुशासनहीनता एवं हिंसा में शामिल होना, स्वास्थ्य के प्रति सजगता, मानसिक संतुलन खोदना, चोरी करने की आदत, इनमें से कोई नहीं। तब बताइए, सब तो होगा, अनुशासनहीन भी हो जाएगा, स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहेगा, मानसिक संतुलन खोदेगा। ठीक है, लेकिन बताइए अब लत पड़ने से स्वास्थ्य के प्रति सजगता तो नहीं होगी, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है, मतलब 1, 3, 4 इसका बनेगा, 1, 3, 4 बी ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, 68 आइए, मादक पदार्थों के सेवन करने वाले युवाओं को किस बीमारी की खतरा रहती है? अक्षमता, पागलपन, HIV, मानसिक, सारा ये सभी बीमारी हो सकते हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, मतलब कोई बीमारी हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, आगे हम लोग बढ़ेंगे। फिर से एक पैसेज आ रहा है, ये बचत से रिलेटेड है। लोग नियमित बचत करते रहने के बावजूद अपनी वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने में संघर्ष करते रह रहे हैं। अपने जीवन के वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए यह जानना जरूरी है कि हमें उन लक्ष्यों को पूरा करने में कितनी बचत कर रहे हैं और उससे कहाँ निवेश कर रहे हैं, जिससे कि हम अपने निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार पैसा जोड़ सकें। साधारण भाषा में समझा जाए तो बचत और निवेश में अंतर इतना ही है कि जो राशि आप अपने नियमित आय से बचा कर रख लेते हैं वो बचत है, और यदि आप अपनी उस बचत को कुछ रिटर्न प्राप्त करने के लिए कुछ ऐसा खरीदते जो भविष्य में आपकी संपत्ति बन सके, जैसे सोना चांदी खरीद लिया, बाद में आपके लिए संपत्ति बन गया, तो निवेश है। बचत अल्पकालिक लक्ष्यों के लिए है, बैंक और पोस्ट ऑफिस के बचत खातों या अन्य किसी जगह पे सीमित समय के लिए रखा गया पैसा बचत होता है जो सुरक्षित रहता है और आवश्यकता पड़ने पर आसानी से निकाला जा सकता है। गृहिणियों द्वारा बचाकर किचन के चावल के यहाँ मर्तबान में रखा गया पैसा, मतलब जैसे जो महिलाएं होती हैं बहुत सी, वो अपना पैसा जो अपना पैसा होता है, जैसे कुछ पैसा जो उनको खर्चे के लिए मिलता है उसको बचा के रखती है। कभी कपड़ों में रख लिया, कपड़ों के अंदर जैसे मानिए साड़ी वाड़ी 10 है उसके बीच में रख दिया, या चावल के डब्बे में रख दिया, तो वही लिखा है।
तो ये बचत में रखा गया पैसा है जो सहजता से उपलब्ध है। अब देखिए बचत में जो भी रखते हैं आप बैंक में रखा है तो जब मन तब निकाल सकते हैं, ठीक है, जबकि निवेश जब मन तब नहीं निकाल सकते हैं। ये चीज़ें हो गई। बचत में आपको रिटर्न बहुत कम मिलता है, ये आगे लिखा है, और जबकि आप जब उस पर ध्यान देते निवेश करते हैं तो उसमें रिटर्न उच्च आने की टेंडेंसी होती है कि ज़्यादा आ सकता है, लेकिन उसमें रिस्क भी है, ठीक है। तो यही सब बातें इसमें कही गई है, ठीक है। ऑप्शंस, अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन में पहला क्या क्वेश्चन है, ठीक है। अनुच्छेद के आधार बताइए कि दीर्घकालीन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निवेश के विषय में निम्नलिखित कौन सा तथ्य अशुद्ध है, अशुद्ध है, गलत है। दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु लघु बचत द्वारा संभव है। ऑप्शन सारा पढ़ लेते हैं। दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति दीर्घकालीन अच्छे निवेशों द्वारा संभव हो सकती है। दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति संभव नहीं है, लेकिन नहीं वाला एक्सट्रीम ऑप्शन हमेशा कट जाता है, ये तो कट गया, ठीक है। बचत निवेश की तुलना में ज़्यादा अच्छी है, निवेश में जोखिम शामिल होता है, ये बात सही है। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि कौन सी चीज़ें नहीं है, तो ये बताइए। तो पहला दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति होती लघु बचत द्वारा। अब बहुत छोटा बचत करेंगे तो उससे दीर्घकालीन लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती थी, ऑप्शन गलत है। ये हमारे आंसर में शामिल हो सके, क्योंकि हमको गलत चीज़ें चुननी है कि इसमें से कौन अशुद्ध है। फिर दूसरा देखिए, दूसरा ऑप्शन है दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति दीर्घकालीन अच्छे निवेश है, ये बिल्कुल बात सही है, ये ऑप्शन हम नहीं ले सकते हैं, तो ये हाँ। तीसरा संभव नहीं है, तो ये पक्का आ जाएगा, हमारे आंसर का साथ देगा। और बचत निवेश की तुलना में ज़्यादा अच्छी है, तो बचत निवेश की तुलना में ज़्यादा अच्छी नहीं है, ये हम करें, क्योंकि बचत में आप जो भी रख देंगे उतना ही रह जाएगा, बहुत कम वृद्धि होगी। निवेश में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी और इससे मार्केट भी चलता रहता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स के लिहाज से भी निवेश ज़्यादा जरूरी है, इसलिए ऑप्शन इसका डी बन जाएगा 1, 3, 4 इसमें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है। अब बताइए, जमीन या सोना खरीद रहे हैं तो ये निवेश है कि बाद में आप उसको बेचेंगे तो जमीन का दाम सबसे ज़्यादा तेजी से बढ़ता है, सोने का दाम बढ़ता है। कमोडिटीज या शेयर खरीद रहे हैं मतलब शेयर का दाम बढ़ता घटता है। म्यूचुअल फंड तो निवेश है ही, इसका मतलब सेविंग बैंक में जो पैसा रखते हैं तो वो निवेश नहीं है, वो बचत है। तो ये ठीक है। 71 की तरफ अनुच्छेद के आधार बताइए कि निम्नलिखित में से निवेश की कौन सी सही विशेषता है। तो निवेश से दीर्घकालीन आर्थिक लक्ष्य प्राप्त होती है, ठीक है बात। निवेश अल्पकालीन में धनार्जन के लिए का तरीका है, धन अर्जन का तरीका है, ये तो बात गलत है। गृहिणी द्वारा परिवार के खर्चों से बचाई गई राशि निवेश है, नहीं, बचत है, निवेश नहीं है। निवेश में ऊंचे रिटर्न की संभावना के साथ साथ रिस्क भी होता है, बिल्कुल सही बात है। मतलब इसमें हमें लग रहा है 1 और 4, निवेश में दीर्घकालीन लक्ष्य आर्थिक लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं और इसमें रिटर्न के साथ रिस्क भी रहता है, मतलब इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 1 एवं 4। देखिए, रमेश ने 5,000 रुपये के शेयर खरीदे, इस आधार पे कौन सा विकल्प सही है। तो रमेश ने जोखिम रहित निवेश किया, बिल्कुल नहीं, शेयर का दाम गिर जाएगा तो जोखिम है। रमेश क्या है, बचत जोखिम वाली है, हाँ बिल्कुल है। शेयर खरीदना बचत है, शेयर खरीदना बचत नहीं है, निवेश है, ये बात है। और शेयर खरीदना निवेश है, तो ऑप्शन सबसे सही कौन सा लग रहा है, शेयर खरीदना एक निवेश है, क्योंकि निवेश के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से बताइए कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण है। तो सोने के गहना खरीदना, सोना का गहना खरीद रहे हैं आप, निवेश कर रहे हैं, पैसा निवेश कर रहे हैं सोने में, बाद में दाम बढ़ जाएगी, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ए, सीधा सीधा। बाकी सेविंग बैंक नहीं है, बच्चों का के बॉक्स में रखा पैसा नहीं, पोस्ट ऑफिस नहीं। अब 74 की तरफ आ जाइए, ग्राफ है। देखिए ग्राफ हम सॉल्व करके आपको सीधा ऑप्शन बता दे रहे हैं, हम क्लास में ऑफलाइन बारे में डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है, सीधा कर देते हैं। तो इसमें देखिए ऐसे हम आपको एक मोटा मोटी तौर पे समझा दें कि ये एक्चुअली कोई ग्राफ का मतलब ये है, ये इसको ग्राफ में कि स्कूल में देखिए 3000 बच्चे थे, ठीक है, 2010 में, और उसके बाद 2011 से ग्राफ ये दिया है कि देखिए जो मोटा वाला लाइन है ये जो ऐसे ऐसे चल रहा है, ये वाला लाइन ये बता रहा है कि हर साल कितने नए बच्चे स्कूल में शामिल हो रहे हैं, और ये नीचे वाला जो लाइन है ये वाला ये बता रहा है कितने बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं। मानिए 2011 में 400 बच्चे एडमिशन लिए, 300 छोड़ दिए, इस प्रकार से चल रहा है। 2012 में 500 बच्चे स्कूल छोड़े हैं, 350 एडमिशन लिए हैं, इस आधार पे क्वेश्चन दिया गया है। इसमें जो पहला है क्वेश्चन 2012 से 13 में स्कूल में संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, इसका ऑप्शन हो जाएगा 1.7% की वृद्धि हुई है, ठीक है। दूसरा 75 की बात करें, 2014 में के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी, 3150 थी, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर, ठीक है। तीसरे की बात करें, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में स्कूल में छोड़ने वाले संख्या की प्रतिशत में गिरावट आई है सबसे ज़्यादा, इसका आंसर हो जाएगा 2012, ठीक है। मिला लीजिएगा अपना आंसर। 77 की तरफ चलते हैं। 77
2013 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2016 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितना प्रतिशत था? यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो 93.75% आ जाएगा। नेक्स्ट 78 की तरफ चलते हैं। दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों का न्यूनतम संख्या, स्कूल में छोड़ने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या का अनुपात कितना है? तो 7:10 है। ठीक है, ये ऑप्शन हो गया 78 का। अब 79 देखिए, इसमें क्या है, तो ये भी दंड आरेख है और इस टाइप के आप अगर याद होगा, आपने PDF अगर किया होगा तो आप सब क्वेश्चन कर सकते थे। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें दिया है कि कुछ मोबाइल कंपनियां हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ मोबाइल कंपनी, एक मोबाइल कंपनी के उत्पादन जो है उसके स्तर को 2001 से 2008 तक को दिखाया गया, उसके आधार पर क्वेश्चन पूछे गए। देखिए 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है? तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 23% की गिरावट हुई है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, यहाँ पर है कि 2005 तथा 2006 के औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष के युग्म के औसत उत्पादन के ठीक बराबर है? मतलब 2005-06 का जितना उत्पादन हो रहा है उसका एवरेज लेने पर वो किन 2 वर्षों की एवरेज के बराबर है? तो इसमें देखेंगे 2002 और 2007 का एवरेज लेंगे तो वो भी उतना ही होगा जितना 2005-06 का था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दिए गए वर्षों में मोबाइल के उत्पादन दिए गए वर्ष के औसत उत्पादन से अधिक था, मतलब टोटल उत्पादन को जोड़ के ईयर से भाग दिया तो औसत आ जाएगा। फिर देखेंगे औसत से ज़्यादा किस किस साल था, तो इसमें 4 ऐसे वर्ष हैं जिसमें औसत से ज़्यादा है, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। 2001 की तुलना में 8 में मोबाइल के उत्पादन का अनुमानित वृद्धि कितनी है? तो ये 183.33% की क्या आ गई है? वृद्धि आ गई है उत्पादन में, तो ऑप्शन बी हो जाता है। ठीक है, 183 की तरफ आइए। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक है? तो 2002 में उत्पादन वृद्धि क्या है? सबसे लगभग 50% वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप करने की कोशिश करिएगा, हो जाएगा। 84 से 88 तक की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, बेसिकली 5 कंपनियां हैं। ठीक है, उसमें कुल कर्मचारी की संख्या दिया है, उसमें अकाउंट डिपार्टमेंट में कि कितने % महिला है, कितने % पुरुष हैं, ये दिया है। फिर आपके अनुसंधान मतलब रिसर्च डिपार्टमेंट में कितनी प्रतिशत महिलाएं हैं, कितने % पुरुष हैं, ये दिया है और इसके बेसिस पे आपको आंसर देने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यदि लेखा विभाग में कंपनी ई के 60% कर्मचारी के पास MBA डिग्री है और अनुसंधान में उसी कंपनी के 40% कर्मचारियों के पास MBA डिग्री है, तो ई में कितने % कर्मचारियों के पास MBA डिग्री है? ठीक है, तो सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, तो कंपनी ई के, ठीक है, तो आप MBA में कितना % लोग MBA में काम कर रहे वो कर लेंगे। तो MBA में काम करने वाले कितने ई के हैं, MBA में सॉरी करें कि कंपनी ई के लेखा विभाग में तो 12 और 18 मतलब कि तो 30% लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 350 जो टोटल है उसका 30% निकाल लीजिए जो भी आए। ठीक है, और इधर 350 का 10% निकाल लीजिए। ठीक है, मतलब 35 आ जाएगा। और उसके बाद अब देखिए, ये तो आपको आ गया कि लेखा में कितने लोग काम कर रहे हैं और अनुसंधान में कितने लोग काम कर रहे हैं। अब देखिए, लेखा में जितने लोग आए हैं उसका 60% निकालिए, तो उसका 60% निकालिए, और अनुसंधान में जितना आया 35 उसका 40% निकालिए और दोनों को जोड़ दीजिए, बस वही इसका आंसर आ जाएगा। ये 77 इसका आंसर रहेगा जोड़ के। ठीक है, एक्चुअली बोल के मैथ नहीं करा सकते, मैथ तो क्लास में ही करा पाएंगे। ठीक है, और वीडियो भी बहुत लंबी हो जाती, तो हम लिख के यहीं कर देते। ठीक है, 42 मिनट की ऑलरेडी हो चुकी है, इसलिए तो मेनली आंसर हम बता देते हैं। 85 कंपनी ए तथा सी दोनों के लेखा विभाग में कार्यरत कुल पुरुष कर्मचारी एवं कंपनी बी तथा टी के दोनों के अनुसंधान विभाग की कार्यरत कुछ महिला कर्मचारी का अनुपात कितना है? यहाँ देखेंगे तो अनुपात 208:15 आएगा। आसान क्वेश्चन है ये सर, बहुत कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, तो बच्चे का बहुत कैलकुलेटिव आएगा, उनको मैं बताना चाहूँगा, देख लीजिए क्वेश्चन खुद ही। ठीक है, सभी कंपनियां डी को छोड़कर लेखा विभाग में महिला कर्मचारी की कुल मिलाकर संख्या और सभी कंपनियां के अनुसंधान विभाग मतलब ए और ई को छोड़ के बाकी सभी कंपनियों के अनुसंधान मतलब लेखा में डी को छोड़ दीजिए, बाकी को जोड़ लीजिए, और उधर अनुसंधान में ए और ई को छोड़ दीजिए, और कर्मचारी की कुल मिलाकर संख्या के बीच अंतर कितने का आया है, दोनों का कैलकुलेट करके अंतर देखेंगे 138 का अंतर आएगा। ठीक है, और 87 की तरफ आते हैं। लेखा विभाग में कंपनी बी की महिला कर्मचारी की संख्या अनुसंधान विभाग की कंपनी सी के पुरुष कर्मचारी की संख्या का अनुपात कितना है? ये अनुपात है क्या 35:11, 35:11 सही है। 88 में आइए,
कंपनी ए के लेखा कर्मचारी की कुल संख्या कंपनी ई के अनुसंधान कर्मचारी की कुल संख्या के लगभग कितने प्रतिशत अधिक है? तो इसका आंसर आ रहा है सॉल्व करके 234.29%। ठीक है, इसके अलावा कुछ आ रहा है तो गलत है। ठीक है, अब देखिए एक लास्ट और है, मतलब टोटल 4 आए थे, मतलब 20 क्वेश्चन यहाँ 25 क्वेश्चन मैथ के ही थे। ठीक है, मतलब मैथ गड़बड़ है तो बहुत दिक्कत है भाई। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर देखिए कुछ दिया है कि 5 राज्य हैं। हाँ, 5 राज्य में सबसे पहले आपको प्रतिशत दे दिया, इतने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, और फिर गरीबी रेखा से नीचे और ऊपर। पहला जो है गरीबी रेखा से नीचे, ये गरीबी रेखा से नीचे महिला और पुरुष का अनुपात, और गरीबी रेखा से ऊपर महिला और पुरुष का अनुपात दे दिया है। अब इसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दिया है यदि राज्य सी के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुष का जनसंख्या 1.5 मिलियन है, तो राज्य सी के कुल जनसंख्या कितनी होगी? 5 मिलियन। बिल्कुल सही। देखिए जिस बच्चे का ये पेपर हमने लिया है बहुत बेहतर किया है, सारा मैथ इसका सही है। कुल मिलाजुला के इसके मैथ में जितना हमने अभी तक देखा है, एक क्वेश्चन बस गलत हुआ है इसका, मतलब 24 हमें लग रहा है पूरा सही कर 24 क्वेश्चन तो मैथ में ही सही कर दिए। राज्य डी में गरीबी रेखा के ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या क्या होगी यदि यह ज्ञात हो कि राज्य डी की जनसंख्या 7 मिलियन है? ठीक है, इसका ऑप्शन कितना है लगाया होगा हमने? हाँ, 2.4 मिलियन। इसका कितना हो जाएगा? 2.4 मिलियन। बिल्कुल सही। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 80 कितना है? 91। हाँ, यदि राज्य सी की कुल जनसंख्या 4 मिलियन हो तो राज्य सी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की कुल संख्या क्या होगी? तो इसका 1.8 मिलियन आ रहा था। ठीक है, सॉल्व करने का। अब आगे देखिए, राज्य ए के लिए गरीबी रेखा के ऊपर आने वाले पुरुषों की लगभग जनसंख्या क्या होगी यदि राज्य ए के लिए गरीबी रेखा के ऊपर आने वाली महिलाएं 1.8 मिलियन है? इसका ऑप्शन जो होगा, इस बच्चे ने ये फिर एक गलत कर दी। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ये करीब करीब 15 के करीब आ रहा था, 15 के करीब आ रहा था, 15 मिलियन के करीब, और इसमें से एक कोई ऑप्शन उसके आसपास भी नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। इस बच्चे ने 3.55 लगा दी, 2 मैथ गलत कर दिया इस बच्चे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ चलते हैं। यदि राज्य बी के लिए गरीबी रेखा के नीचे के पुरुषों की जनसंख्या 2.4 मिलियन है और राज्य ई के लिए 6 मिलियन है, तो राज्य बी और ई के कुल जनसंख्या का अनुपात दोनों का निकालेंगे, जनसंख्या उसका रेशियो लेंगे, 1:2 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही। ये हमारा था मैथ वाला पूरा पार्ट। फिर आते हैं 94 की तरफ, हिस्ट्री है। हर्षवर्धन, याद होगा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में कौन सी नई राजधानी थी? आपको याद है हर्षवर्धन में कि हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन और उसकी बहन थी। तो थानेसर पहली थी, बाद में उसने अपने बहन वाले राज्य भी उसी का हिस्सा हो गया था, हर्षवर्धन के राज्य का हिस्सा हो गया था, और नया उसकी राजधानी जो थी वो कन्नौज बनी थी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? कन्नौज। फिर नेक्स्ट पे आता है 95। निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत गोरिल्ला? तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे? शिवाजी महाराज की। शिवाजी मराठा थे, तो मतलब कि इसमें क्या हो जाएगा? तो मराठा इसका आंसर हो जाएगा 95 का डी। इनका गोरिल्ला वार सबसे पॉपुलर था। ठीक है, अब आगे आइए। हड़प्पा के दौरान एकदम डांसिंग गर्ल, और ये हम आपको बता दें कि ये पीसीएस में भी आया था, और इसमें मोम लोपी ढलाई होती है, मोम लोपी ढलाई। ठीक है, इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। उसके बाद 96 के बाद 97 की तरफ आते हैं। 97 गौतम बुद्ध। अल्लाह, ये तो साफ साफ बुद्धिज्म जैनिज्म से हमेशा कहते हैं क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, कौन सा नदी? निरंजना नदी। ठीक है, उसमें पुनपुन का भी चर्चा है, लेकिन जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, ठीक है, वो निरंजना नदी के किनारे। ऑप्शन ए, नो डाउट, एकदम ए ही होगा। 98 की तरफ चलिए सर, 98 की तरफ चला जाए। निम्नलिखित किसे स्वदेशी आंदोलन एकदम से छप के आया है? बताया, बंगाल विभाजन करने का निर्णय, इसी के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से हमें पूछते हैं जो भी बच्चे, बताइए बंगाल विभाजन पे कौन सा गाना लिखा गया था? अमार सोनार बांग्ला। ठीक है, जो बाद में जाके नेशनल एंथम बनी बांग्लादेश की। ठीक है, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? 98 कर लिया ना? हाँ, ठीक है। 99। ब्रिटिश निम्नलिखित में किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? अब ब्रिटिश है तो अंग्रेजी को ही करेगा भाई। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? अंग्रेजी। हिंदी संस्कृत तो करेंगे नहीं, ब्रिटिश तो अंग्रेजी हो जाएगा ऑप्शन। इसमें क्या दिक्कत था? 100 लास्ट क्वेश्चन। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। इस बच्चे ने बाल गंगाधर तिलक लिया, और मैक्सिमम ने बाल गंगाधर तिलक लिया, जो कि गलत है। बाल गंगाधर तिलक जी नहीं थे,
पहला प्रथम कार्यकर्ता जो थे वो हर्षद मोहानी थे। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट योर पेपर, ठीक है। तो ये देखिए पूरे 100 के 100 कर लिए। इसको थोड़ा जूम करो, हाँ उसको जूम लेस करो जिससे दिखे, ठीक है। तो ये था हमारा यूपी ट्रिपल एस सी पेट। क्या कर रहे हो, इसको थोड़ा ठीक करो, हाँ अब सही, ठीक है। हाँ, यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 का ये पूरा का पूरा पेपर एनालिसिस था, ठीक है। सही तरीके से अपना आंसर मिला दीजिए और चेक कर लीजिए कितने क्वेश्चन सही किए, क्या किए, नहीं किए। जिस बच्चे का मैं जिसके पेपर से ये पूरा किया हूँ, इस बच्चे का 76 सही हो रहा है। 76 मतलब हम कह सकते हैं कि पेपर का लेवल आसान तो नहीं कह सकते हैं, ठीक है, और ना ही बहुत कठिन कह सकते हैं, मॉडरेट है, पेपर मॉडरेट है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए आपका कितना आ रहा है, ठीक है।